तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? लोकतंत्र पढ़े। लोकतंत्र में लोगों को क्यों सत्ता में साझेदारी बनाया जाता है, ये सब चीजें पढ़ ली। सत्ता में साझेदारी देकर कौन कौन सी समस्याओं का हल हुआ, ये सब पढ़ ली। लेकिन केवल सत्ता में साझेदारी बनाने से सारी लोकतंत्र की समस्याएं जो थी वो खत्म नहीं हुई। अभी भी बहुत सारी समस्याएं जो है लोकतंत्र से खत्म नहीं हुई। हालांकि कुछ समस्याएं जरूर खत्म हुई है, बहुत सारी समस्याएं खत्म हुई है, क्योंकि किसी लोगों को उसके देश में स्वतंत्र रूप से सरकार चुनने की उसको आज़ादी मिल जाए तो बहुत सारी समस्याएं तो खत्म हो ही जाएगा। लेकिन परंतु इसके बावजूद भी कुछ समस्याओं का हल नहीं हुआ, जैसे समुदायों के बीच विवाद। जैसे मान लो कि जैसे एक रसोई घर है या एक किचन है, उसमें बहुत सारे बर्तन होते हैं। कभी कोई बर्तन गिर उड़ जाता, कोई तो आवाज आता है। उसी तरह लोकतंत्र जो है एक एक घर है जिसमें कई तरह के लोग रह सकते हैं। लोकतंत्र यही कहता है कि सभी लोगों को पूर्ण रूप से यहाँ जीने की आज़ादी दी जाएगी, ना कि किसी के साथ भेदभाव किया जाएगा। लोकतंत्र का यही एक सिद्धांत है कि तो ऐस जब लोकतंत्र का ऐसा सिद्धांत है जहाँ सभी लोगों को समान रूप से अधिकार दिया जाता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, तो ऐसे स्थिति में क्या होंगे कि यहाँ सभी तरह के लोग यहाँ आके रहेंगे, अच्छे से अपने जीवन यापन करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यहाँ बहुत सारे लोग आएंगे और बहुत तरह के लोग, बहुत समुदाय के लोग यहाँ रहेंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि जब बहुत कई तरह के समुदाय के लोग इस जगह पे रहेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कुछ ना कुछ टकराव होते रहेगा। और वो टकराव होने के कारण क्या होगा कि क्या होगा कि लोकतंत्र सुचारू रूप से चलते हुए बाधित हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ जो भी सरकार होगा वो इस देश को चला रहा होगा, तो टकराव होने के बाद थोड़ी क्या होगी कि समस्या उत्पन्न होगी, जिससे क्या होगा कि सरकार की ध्यान जो है इस समस्या की ओर बढ़ जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक कोई देश, जैसे मान लो ये भारत है। ये भारत देश है, जैसा भी बना हो भारत देश है। ये भारत देश है तो यहाँ कई तरह के लोग रहेंगे, जैसे हिंदू समुदाय के लोग रहेंगे, मुस्लिम समुदाय के लोग रहेंगे, ईसाई, और भी कई सारे, वहीं गरीब लोग रहेंगे, अमीर रहेंगे, पढ़े लिखे लोग मतलब शिक्षित लोग, अशिक्षित। जब एक जगह पे इतने सारे लोग रहते, इतने समुदाय के लोग रहते, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ टकराव होगा ही। और वो टकराव क्यों होगा? क्योंकि सबका अलग अलग सोचने का तरीका होता है, सबका अलग अलग सिद्धांत होता है। जैसे मान लो हिंदू धर्म का अपना एक सिद्धांत होता है, ईसाई धर्म का अपना होता है, मुस्लिम धर्म का अपना सिद्धांत होता है, गरीबों की सोचने की अपना एक कैपेबिलिटी होती है, अमीरों की सोचने की एक अपना कैपेबिलिटी होती है। शिक्षित लोग किसी भी समस्याओं को अपने नज़रिए से देखते हैं, तो वहीं अशिक्षित लोग किसी भी समस्याओं को अपने नज़रिए से देखते हैं। तो जब इतने सारे जो है सबके अलग अलग देखने के नज़रिया हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि
टकराव उत्पन्न होंगे, थोड़ी सी मतभेद होंगे। तो यही जो है इस तो यही जानना है कि ये सब आखिर उत्पन्न कैसे हुआ, कोई गरीब क्यों कैसे बन गया, कोई शिक्षित क्यों बन गया, कोई अमीर क्यों बन गया, कोई मुस्लिम ही क्यों बन गया, कोई हिंदू क्यों बन गया, कोई ईसाई क्यों बन गया, यही सब जानना है। और ये सब किस तरह जो है हमारे लोकतंत्र को विकसित होने में बाधित करते हैं, ये सब को आज जानना है। तो सबसे पहले यहाँ हेडिंग डाल लो, विभेदों की उत्पत्ति। विभेदों की विभेदों की उत्पत्ति। विभेद मतलब ये सारे अलग अलग समुदाय को ही विभेद बोला जाता है। अब देखो ये विभेद की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। सबसे पहले देखो कि एक कोई परिवार है, ये एक कोई परिवार है, ये एक कोई परिवार है। अब ये लोग जो है अपने जीवन जो है बहुत अच्छे से जी रहा है। अब क्या होगा कि आगे चल के इनका जो है परिवार बढ़ेगा। परिवार बढ़ने का मतलब इनके बच्चे होंगे। तो एक जो बच्चा हो, ये जो बच्चे हुए, ये बच्चे हुए। अब देखो इस बच्चे की जो धर्म क्या होगा, जो धर्म इसके माता पिता का है। अब ये गरीब होगा कि अमीर होगा, इसके पास धन दौलत होंगे कि नहीं होंगे, इसके पास जमीन होंगे कि नहीं होंगे, वो किस पर डिपेंड करेगा, इनके माता पिता पर। इनके माता पिता के पास अगर मान लो कि 10 बीघा जमीन है तो ऑटोमेटिक ये भी 10 बीघा जमीन का मालिक बन जाएगा अपने जन्म होते ही। अगर मान लो कि ये अगर कोई हिंदू धर्म से रिलेटेड है या कोई मुस्लिम धर्म से इनके माता पिता हैं या कोई ईसाई धर्म से इनके माता पिता हैं, तो ऑटोमेटिक ये उसी धर्म को ग्रहण कर लेगा। तो कोई भी जो विभेद जो है समाज में उत्पन्न होता है, सबसे प्रमुख कारण है वो जन्म। कि कोई बच्चा या कोई व्यक्ति किस परिवेश में जन्म लेता है। अगर वो किसी गरीब घर में जन्म लेता है तो वो गरीब गरीबी वाले विभेद में आ जाते हैं। अगर कोई किसी धर्म से जुड़े हुए इस परिवार में जन्म लेता है तो वो धार्मिक विभेद में चले आते हैं। अगर कोई अगर अशिक्षित परिवार में हो जाता है, जैसे मान लो कि ये लोग अशिक्षित है, तो अब इन लोगों को उतना पढ़ाई लिखाई के बारे में उतना ज्ञान नहीं होगा, तो समाज में देखेगा तब जाके थोड़ा बहुत इसके अंदर शिक्षा का थोड़ा सा ये आएगा, बदलाव आएगा। लेकिन वहीं जो लोग पढ़े लिखे होंगे तो वो क्या करेंगे, बच्चा अपने बच्चे के जन्म होते ही कुछ दिनों के बाद क्या कर देंगे, अच्छे अच्छे स्कूल भेजेंगे, क्योंकि उनको पढ़ाई का एजुकेशन का शिक्षा का वैल्यू पता है। लेकिन इनके पास 10 बीघा जमीन होता हुआ भी ये अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि कहेंगे कि शिक्षा का क्या ही वैल्यू है, मैट्रिक और इंटर कर लिए बस इतना ही। तो इस प्रकार जो है किसी भी समाज में विभेद का जन्म लेता है। तो समाज में विभेद का जन्म की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख कारण क्या है कि कोई व्यक्ति या कोई जो है बच्चा किस परिवेश में जन्म ले रहा है, उसी परिवेश के अनुसार जो है वो जो बच्चा या व्यक्ति जो है उसी विभेद के अंतर्गत आ जाता है। ये हो गया पहला कारण। अब देखो तो यहाँ लिख लो, विभेद का प्रमुख कारण यह है कि कोई व्यक्ति या बच्चा किस परिवेश, परिवेश मतलब वातावरण, किस परिवेश
में जन्म लिया, जिस परिवेश में जन्म लेता है उसी परिवेश के विभेद विभेद या समुदाय के अंतर्गत आ जाता है। ये हो गया। तो विभेद की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? किसी भी व्यक्ति में जो है विभेद की उत्पत्ति या वो व्यक्ति किस समुदाय में जाएगा वो कौन तय करेगा? उसके माता पिता किस परिवेश में रह रहे हैं और कोई व्यक्ति कहाँ और किस परिवेश में वो जन्म ले रहे हैं, उसी परिवेश के अकॉर्डिंग वो उसी समुदाय या उसी विभेद के अंतर्गत आ जाएंगे। ये हो गया। अब देखो, अब ये जो मान लो कि अगर किसी के घर में, गांव समाज में देख रहे हो, अगर किसी के घर में अगर झगड़ा वगड़ा होते रहता है तो क्या वो घर जो है सही से चल नहीं पाता। आए दिन कुछ ना कुछ, कभी पैसे की कमी या कुछ और तरह के समस्याएं आ जाते हैं। अगर किसी घर में अगर समस्या, आए दिन झगड़ा चलते रहता है, तो उसी तरह इतने सारे जो समुदाय हैं इस हमारे देश में, तो इतने सारे समुदाय हैं, इतने सारे विभेद के कारण क्या होंगे कि हमारे देश में कुछ ना कुछ जो है समस्याएं उत्पन्न होते रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि देश जो है अच्छे तरीके से या सुचारू रूप से चल नहीं पाएंगे। तो ये जो है विभेद जो है एक समाज के लिए अच्छी चीज नहीं है। विभेद, यहाँ लिख लो विविधता। विविधता समाज के लिए अच्छी बात है। देखो, विविधता, इतने सारे लोग रहे हैं तो ये ही हो गया विविधता। तो ये समाज के लिए अच्छी बात है कि विविधता होनी चाहिए, क्योंकि सारे लोग मिलजुल कर रह सके। लेकिन इन्हीं विविधता के आधार पर हम आपस में लड़ें या विभेद करें तो ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। तो विविधता समाज के लिए अच्छी बात है, परंतु इन विविधताओं के आधार पर विभेद करना या समुदाय में बंटना अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है अच्छी बात? क्योंकि अगर इन विविधताओं के आधार पे अगर हम समाज में विभेद करें या समुदाय बनाकर अलग अलग हो जाए तो इससे क्या होगा कि टकराव उत्पन्न होंगे, कुछ ना कुछ समस्या उत्पन्न होती रहेगी हम लोगों के बीच में। तो ऐसे में क्या होगा कि समाज या किसी भी देश का जो है अच्छे से वो देश चल नहीं पाएगा, जिस तरीके से चलना चाहिए वो अच्छे से चल नहीं पाएगा। आए दिन कुछ ना कुछ समस्या उत्पन्न होती रहेगी और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हमारे देश का या किसी एक जगह का विकास रुक जाएगा। अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो गतिरोध हो जाएंगी, यानी अर्थव्यवस्था जिस तेजी से जो है विकास करना चाहिए उस तेजी से विकास नहीं हो पाएगा। अर्थव्यवस्था जिस तेजी से बढ़नी चाहिए उस तेजी से अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ेगी।
पाएगा। तो इसलिए जो है समाज में विविधता समाज में विविधता अच्छी बात है कि सारे लोग, कई तरह के लोग हम लोग एक साथ रहते हैं मिलजुल कर। इससे इससे अच्छा क्या बात हो सकता है कि एक समाज में कई कई तरह के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पढ़े लिखे, शिक्षित लोग भी रहते हैं, अमीर लोग भी रहते हैं, गरीब लोग भी रहते हैं। लेकिन इन सभी को हम आधार बना करके लोगों के साथ हिंसा करें, लोगों के साथ भेदभाव करें, तो ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं। क्योंकि क्योंकि देखो, एक ना एक दिन हम लोगों को किसी ना किसी की सहायता की जरूरत पड़ता ही है। अब कब कौन कहाँ किसी की सहायता की जरूरत पड़ ले, ये कहना मुश्किल है। तो इसलिए जो है ये इन विविधताओं के आधार पर जो है लोगों के साथ विभेद करना या अपने आप में समुदाय बनकर अलग हो जाना, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये बात जो है उतारो। हम लोगों ने विभेद पढ़ लिया कि विभेद किस प्रकार उत्पत्ति होती है। जाहिर सी बात है, जहाँ सभी तरह के लोगों को रहने की इजाज़त हो, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, तो वहाँ ये सारी समस्या उत्पन्न होगी, चाहे कितनों भी संविधान में नियम कानून लेके आए, लेकिन ये सारी समस्याएं उत्पन्न होगी। तो अब देखो, इन विभेदों के कारण जो है हमारे लोकतंत्र में क्या प्रभाव पड़ता है। लोकतंत्र क्या है कि लोकतंत्र सभी को समान रूप से अधिकार दिया जाता है। सभी लोग कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी अपनी कमाई का जरिया बना सकते हैं। और क्या कि सभी को स्वतंत्र रूप से वोट देने का अधिकार है और किसी को भी अपना नेता चुनने का अधिकार है। ये अब तक लोकतंत्र का यही मोटा मोटा सिद्धांत है कि हम लोकतंत्र का सबसे बड़ा विशेषता क्या है कि किसी वहाँ के नागरिक जो हैं, जिस देश में लोकतंत्र संचालित है या लोकतंत्र शासन व्यवस्था है, उस देश के नागरिक जो है अपने इच्छा पूर्वक स्वतंत्र तरीके से बिना किसी के दबाव में आए, क्या कि वो अपने इच्छा अनुसार नेता चुन सकता है। चाहे अब जैसे भी चुने, अब जैसे नागरिक का मन कि वो किस आधार पर किसी को चुन रहा है, नहीं चुन रहा। तो अब देखो, तो इन विभेदों का जो है लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे समाज में कई तरह के विभेद दिखे, शिक्षित लोग दिखे, अशिक्षित लोग दिखे, अमीर दिखे, गरीब दिखे, हिंदू दिखे, मुस्लिम दिखे, सिख दिखे, और भी कई सारे दिखे। तो अब देखो, इन विभेदों का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, वोट के टाइम पे देखे होगे कि हमारे भारत में दो ही तरह के वोट के टाइम में, जब भारत में चुनाव की बारी आती है, भारत में चुनाव के भारत में चुनाव के समय क्या होता है, दो भागों में बढ़ जाता है। धर्म के आधार पर लोग दो भागों में बढ़ जाता है। रियलिटी है ये भारत की। कौन कौन से, एक हिंदू और एक मुस्लिम। ये मोटा मोटी ये दो भागों में बढ़ जाता है। भारत में जब भी चुनाव होता है तो चुनाव के टाइम पे जो है यही दो भागों में पूरे भारत के लोग बढ़ जाते हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम। अब यहाँ देखो, भारत में हिंदू का अलग एक पार्टी बन जाता है। हालांकि जो पार्टी बनता है वो किस सिद्धांत पे बनता है पता नहीं, पर हम लोग अपने समाज में क्या कहते हैं कि ये पार्टी जो है हिंदू लोगों के लिए है और ये पार्टी जो है मुस्लिम लोगों के लिए। ऐसा हम लोग समाज में उस टाइम बन जाता है। तो अब देखो, मान लो, हम मान लें कि हिंदू के लिए पार्टी है बीजेपी और इसके लिए कांग्रेस। यही होता है भारत में। ऐसा कहा गया है कि अगर चुनाव के टाइम पे हिंदू का पार्टी बीजेपी और मुस्लिम का पार्टी कांग्रेस, यही होता है। अब रियलिटी क्या है नहीं है वो, अब लोग समाज में किसको वोट देते नहीं देते वो कहना मुश्किल है, क्योंकि वो वोटिंग गुप्त तरीके से होती है। लेकिन समाज में यही दो भागों में बढ़ जाता है। अब यहाँ देखो, तो अब देखो, अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा है कि लोगों को स्वतंत्रता दी गई है, कोई किसी को भी सपोर्ट करे, इसके लिए मना नहीं है, कोई किसी को भी सपोर्ट करे। जहाँ
किसी का मन कर रहा है वहाँ उस पार्टी को सपोर्ट करे। पर यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है कि समाज दो भाग में बट गया, एक हिंदू और एक मुस्लिम। अब क्या होगा कि सभी लोग तो खुश नहीं होंगे। मान लो हिंदू के सभी लोग बीजेपी से तो खुश नहीं होंगे, और मुस्लिम के सभी लोग जो है कांग्रेस से तो खुश नहीं होंगे। तो देखो, लेकिन फिर भी क्या है कि उस टाइम समाज हिंदू और मुस्लिम दो भागों में बट जाने के कारण कुछ हिंदू मजबूरी में क्या होते हैं कि इनको वोट दे जाते हैं, और मुस्लिम इनको वोट दे जाते हैं। जो इनसे नहीं खुश है फिर भी इन्हें वोट दे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये धर्म के आधार पर उस टाइम ये जो है पूरा देश बढ़ जाता है। तो यही क्या हुआ कि विभेदों का लोकतंत्र पर प्रभाव पड़ा। मान लो कि कुछ हिंदू ये क्या है कि बीजेपी को सपोर्ट करना नहीं चाहते, और ये भी क्या है कि कांग्रेस को सपोर्ट करना नहीं चाहते। तो लेकिन समाज दो भागों में बट जाने के कारण जो है क्या हुए, फिर भी इनको वोट देना पड़ता है। फिर भी इनको वोट देना पड़ता है। जैसे मान लो मेरा तो ये हक नहीं है कि कौन अच्छा काम कर रहा है कौन बुरा काम कर रहा है, लेकिन मान के चलो कि अभी बीजेपी का सरकार है, भारत में बीजेपी का सरकार है, कांग्रेस विपक्षी दल है। एक मिनट के लिए मान ले कि बीजेपी विकास के लिए काम नहीं कर रहा, विकास के लिए काम नहीं कर, अभी लोगों की यही धारणा बनी हुई है कि बीजेपी जो है, अभी भारत में बीजेपी का सरकार है जो जो विकास के लिए काम नहीं कर रहा है। लेकिन वोटिंग के टाइम पे समाज दो भागों में बढ़ जाने के कारण जिनको लग रहा है कि बीजेपी भारत के में विकास के लिए काम नहीं कर रहा है, बढ़ जाने के बावजूद भी वो क्या करते हैं, वोटिंग के टाइम पे इनको वोट देते हैं। ऐसा ही होता है, इनको वोट देते हैं। उसी तरह यहाँ भी कुछ लोग विरोधी होते हैं, लेकिन वोटिंग के टाइम पे इनके सपोर्ट में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये समुदाय के कारण, विभेद के कारण। तो यही हो गया विभेदों का लोकतंत्र पर प्रभाव। जैसे मान लो कि अभी अगर नहीं काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि इनको वोट नहीं मिलना चाहिए। अगर बीजेपी जो सरकार अगर काम नहीं कर रहा है तो मेरा स्वतंत्र रूप से अधिकार है कि हम उनको हटा सकते हैं सरकार से, पर हम हटाते नहीं है। समुदाय में बट जाने के कारण उनको जबरदस्ती वोट मिल जाता है। यही हो गया लोकतंत्र, विभेदों पर लोकतंत्र का प्रभाव। कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जिनके हाथों में देश जानी चाहिए उनको नहीं मिल रहा है विभेदों के कारण। अगर ये आज विभेद नहीं होता तो किसी अच्छे नेता, जिनको आपके नज़र पे जो अच्छे नेता लगते उनको वोट मिलता। लेकिन इन समुदाय के कारण जो है क्या हुआ कि जबरदस्ती वोट देना पड़ रहा है अपने समुदाय के लोगों को। तो पहला, तो अब क्या होगा, जब जबरदस्ती वोट मिल रहा है तो जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसकी पार्टी जीत जाएगी। जिस जिसकी संख्या ज्यादा उसकी सरकार बनेगी। अब इन दोनों में से जिसकी संख्या ज्यादा होगी अब उन्हीं की सरकार बनेगी इन विभेदों के कारण। तो यही हुआ विभेद का प्रमुख प्रभाव। तो यहाँ पहला लिखो,
विभेदों विभेदों के प्रभाव के कारण अधिक समुदाय वाले प्रतिनिधि चुनाव के समय विजय प्राप्त कर लेते हैं। यही होता है कि चुनाव के समय क्या होता है कि जिन जिन समुदाय की संख्या अधिक होती है वो जीत जाते हैं, भले वो अगले 5 साल में काम करे या ना करे, लेकिन वो समाज कई भागों में बंटने के कारण जो है वो जीत जाते हैं। ये हो गया। वही जो है एक जो है तुम्हारे बुक में जो है एक एग्जाम्पल है उत्तर आयरलैंड। उत्तर आय उत्तर आयरलैंड ये एक जो है तुम्हारे जो बुक सिविक्स में उदाहरण है। इसमें इसमें क्या है, ये एक देश है, उत्तर आयरलैंड एक देश है, यूरोपियन देश है। ये जो है ब्रिटिश से सटा हुआ, यानी लंदन 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 शहर जो है जिस देश में बसा हुआ उसी देश से सटा हुआ एक ये देश है, यूरोपियन देश, यानी उत्तर आयरलैंड एक यूरोपियन देश है। इसमें क्या हुआ था कि यहाँ के लोग जो है दो भागों में बंट गए थे, एक कैथोलिक के कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट ये दो भागों में बढ़ गए। ये एक धर्म, जैसे हमारे देश में हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध ये है, उसी तरह उत्तरलैंड में भी ये एक धर्म है, एक कैथोलिक धर्म है, एक प्रोटेस्टेंट धर्म है। अब जिस तरह जो है यहाँ एक कहानी है कि हिंदू का जो है ये पार्टी बीजेपी है और मुस्लिम का कांग्रेस है, हालांकि ऐसा नहीं है। हमारे देश में बहुत अच्छी खासी जो है स्थिति है, ऐसा नहीं है, सिर्फ लोगों की एक धारणा बन गई है। लेकिन यहाँ क्या था कि यहाँ जो है इनको जो सपोर्ट करने वाला पार्टी था वो था, और इनको सपोर्ट करने वाला पार्टी अलग था। इनको सपोर्ट करने वाला पार्टी यूनियनिस्ट था, इनको जो है इनको सपोर्ट करने वाला पार्टी कैथोलिक को कॉग्निस्ट। इसका शायद कुछ दूसरा भी हो सकता है, ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन शायद यही होगा, कॉग्निस्ट। इनकी जो है ये कैथोलिक धर्म का जो है पार्टी कौन बन गया, कॉग्निस्ट। यानी अब इन धर्म में जितने भी लोग आएंगे अब इनको सपोर्ट करेंगे, इनको कॉग्निस्ट पार्टी को। और इन धर्म के लोग किनको सपोर्ट करेंगे, इनको सपोर्ट करेंगे। इन धर्म वाले लोग जो है ये कॉग्निस्ट पार्टी क्या चाहते थे कि ये कॉग्निस्ट पार्टी चाहते थे कि कैथोलिक लोगों के साथ अपने देश को ही एक गणराज्य राष्ट्र बनाए। गणराज्य राष्ट्र मतलब जहां अपनी अधिकार चले, अपना नियम कानून चले, उसी को एक गणराष्ट्र राज्य कहते हैं। तो ये अपना गणराष्ट्र राज्य बनाना चाहते थे। ये अपना गणराज्य राष्ट्र बनाना चाहते थे। वही दूसरी और यूनियनिस्ट पार्टी जो है क्या चाहते थे कि ये जो है उत्तरलैंड जो है किसके साथ, ब्रिटिश के साथ मिल जाए, ब्रिटेन के साथ मिल जाए, ब्रिटेन के साथ मिल जाए, यही चाहते थे। अब दोनों पार्टी जो है, अब ऐसे में क्या होगा कि एक तरफ आदमी चाहता है कि अपना गणराज्य बनाए और एक तरफ लोग चाहता है कि हम ब्रिटेन के साथ मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि भयंकर टकराव होगा, भयंकर विरोध होगा। तो अब ये क्या किए कि ये जो पार्टी कम्युनिस्ट और यूनियनिस्ट पार्टी जो है इन लोगों को समझाने के बजाय क्या किए और इन लोगों को सपोर्ट कर दी, और क्या किए इन लोगों को सपोर्ट किए, जिससे क्या हुआ कि बहुत भयंकर
टकराव हुआ, और इन टकराव को जो है मध्य मध्य मतलब रोकने के लिए कौन आया? यही ब्रिटेन। जो यूनियन पार्टी जो है जिस ब्रिटेन के साथ मिलना चाहता था, इन्हीं ब्रिटेन जो है, यही ब्रिटेन देश जो है यहाँ के लोगों को समझाया, मध्यस्थ करवाया, और जिसके बाद जो है क्या हो गया कि एक अपना देश बन गया, अपना गणराज्य देश बन गया। इस प्रकार जो है सामुदायिक विभेदों में बंटने के कारण, समुदाय बनने के कारण जो है देश का इस प्रकार दुर्गति होता है, जिस प्रकार यहाँ दिखाया गया उत्तरलैंड में जिस प्रकार हुआ। जैसे कैथोलिक लोग जो है कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, और कम्युनिस्ट पार्टी क्या चाहते थे कि हम अपना गणराज्य बनाए, अपना एक देश बनाए जहाँ पे अपना ही नियम कानून चले, अपना सरकार चाहे। वहीं दूसरी तरफ क्या था कि प्रोटेस्ट लोग जो है, प्रोटेस्ट धर्म के लोग जो है यूनियनिस्ट पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, और यूनियनिस्ट पार्टी क्या चाहते थे कि हम लोग जो है ब्रिटेन के साथ मिल जाए, ब्रिटेन के अधीन हो जाए, ब्रिटेन का ही शासन व्यवस्था चले। तो लेकिन क्या हुआ कि सौभाग्य से क्या हुआ कि ब्रिटेन जो है यहाँ जो है जो भी टकराव हुए, जो भी विद्रोह हुए, उन विद्रोह को कम किए और एक अपना राष्ट्र बना, और आज एक उत्तर आयरलैंड के नाम से ये जाना गया। इस प्रकार जो है क्या हुआ कि लोकतंत्र में जो है समुदाय या विभेद ये बाधा बनता है। लोकतंत्र के विकास में इस तरह जो विभेद या समुदाय विभिन्नता या ये जो है बाधा के रूप में आता है, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए जो है इस प्रकार देखें कि इस प्रकार जो है विभेदों के कारण लोकतंत्र पर प्रभाव पड़े। ये चीज लिख लेना कि उत्तर आयरलैंड जो है दो भागों में बट गया, कैथोलिक और प्रोटेस्ट। वहाँ जो है दो तरह के लोग, दो धर्म के लोग मानने वाले थे, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्ट। कैथोलिक जो है कैथोलिक लोगों का जो पार्टी वो कम्युनिस्ट था, प्रोटेस्ट लोगों का पार्टी जो यूनियनिस्ट था। कम्युनिस्ट पार्टी जो है अपना गणराज्य बनाना चाहता था, जबकि वही यूनियनिस्ट पार्टी जो ब्रिटेन के साथ मिलना चाहता था। सौभाग्य से क्या हुआ कि ब्रिटेन जो है इन समस्याओं को मध्यस्थ किया, और जिसके कारण जो है उत्तर आयरलैंड में आज एक अच्छा लोकतंत्र दिख रहा है। ये सब लिख लेना, ठीक है। आज जो है आज का क्लास यहीं तक।